अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी मास पर बहुत सारी खबरें हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल क्या होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर बात की जा सकती है। क्या क्या मज़ीद भी उनके ऊपर अभी कुछ तलवारें हैं जो लटक रही हैं, क्या पार्टी सरबराही भी उनसे छीनी जा सकती है, ये भी अब बाज़गश्त है। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई और उसमें कुछ तरमीम के साथ उसको अब सेनेट में पेश किया गया है। ये सारी कानून साजियाँ जिन पर तनकीद भी कर रहे हैं हुकूमती इत्तेहादी अरकान और फिर पास भी करते चले जा रहे हैं, ये क्या बताती हैं, पेश खैमा किस चीज़ का दे रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। मरदमशुमारी को सबने पहले उसमें मुश्तरका मफादात काउंसिल में मंजूर भी कर लिया, लेकिन सबके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं, तो फिर उसको मंजूरी क्यों दी गई, ये भी एक अहम सवाल है। तो इन सब बातों पर बात होगी, लेकिन अफसोस का जो आज हादसा एक पेश आया है उसके ऊपर सबसे पहले बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भारी जानी नुकसान हुआ है इस ट्रेन हादसे में जो कि नवाब शाह के करीब पेश आया है। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, कई अफराद ज़ख्मी हैं और कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी इसी वजह से है। तो जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो तो किए जा रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज हो गई, लेकिन सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो गया है कि क्या वजह है कि जो हमारा रेलवे का निज़ाम है उसमें हमें कोई जिद्दत नज़र नहीं आती, उस तरह से बेहतरी नज़र नहीं आती। क्यों हम उसी तरह सालों साल सदियों साल पुराने ट्रैक्स यूज़ कर रहे हैं और इसी वजह से बार बार हादसे भी होते हैं और फिर तखरीबकारी का एलिमेंट भी एक अपनी जगह पर मौजूद है। क्या इसके इम्कानात हैं, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये अफसोसनाक वाक़या है जो नवाब शाह में पेश आया और अनफॉर्चुनेटली ये कोई इस साल का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी वाक़यात हम देख रहे हैं, मुसलसल कई वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं और तकरीबन हर दौर में होते चले आए हैं। क्यों बार बार ये ट्रेन हादसात हमें होते नज़र आ रहे हैं, ट्रेन की बोगियां फिर से ट्रैक से उतर गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर जितने भी दुख का इज़हार किया जाए वो कम है कि आपकी इतनी जानें, 2 दर्जन से ज़्यादा जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और उसके अलावा 26 के करीब ऐसे इस वक्त ज़ख्मी हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, यानी जिनकी अभी वो क्रिटिकल हैं, हालत जो है ख़तरे से बाहर नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद में जानों का जाना, उसका अलमिया ये होता है कि एक बंदे की जान नहीं जाती, पूरा एक ख़ानदान, पूरी एक फैमिली जो है उसको उससे इंतहाई नुकसान और नाकाबिले जो है ना तलाफ़ी नुकसान होता है। मामला ये है कि हमारे यहाँ एक अलमिया इन हादसात का ये भी है कि हर दफ़ा होने वाले हादसे को कोई ना कोई सियासी रंग दे दिया जाता है, बजाय इसके कि हुकूमत वक्त जो है वो या जो लोग इक़्तिदार में हैं या जिन लोगों के ज़ुम्मे ये काम है वो अपने अपने इक़्तिदार में, अपने अपने दौर में इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत महसूस करें, उसके लिए कोशिश करें। उसका ज़िम्मेदार ये कोशिश की जाती है कि अपने से ज़िम्मेदारी हटा के किसी दूसरे पे कैसे डाली जा सकती है। और फिर ये भी देखें कि ये इतने तवातर से होते हैं कि शायद ही कुछ साल 1.5 साल का अर्सा ऐसा हुआ हो जिसमें पाकिस्तान में रेलवे में कोई बड़ा हादसा ना हुआ। अभी हम 2023 में, आपको याद होगा 2021 में 7 जून को एक हादसा हुआ था इसी तरह का, जिसमें 70 से ज़ायद जानें चली गई थी। उस वक्त आज़म स्वाति साहब रेलवे के वज़ीर थे और पीटीआई की हुकूमत थी। उसके बाद एक वाक़या हुआ उसी दौर में जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो थे तालिब इल्म, उनका ट्रेन के साथ हादसा हुआ। तो ये हादसे हैं। आज मुस्लिम लीग नून की या पीटीएम की हुकूमत है और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वज़ीर रेलवे हैं, उनके दौर में हुआ है। तो ख्वाजा साहब ने आज लाहौर में ही ये बात की है कि जी अब थोड़े दिन रह गए हैं, तो इसमें आप ये देखें कि ये दहशत गर्दी का वाक़या भी हो सकता है उनकी नज़र में या उनके ख़्याल में। उनकी कारकर्दगी को सबूताज करने के लिए ये इस तरह का वाक़या भी किया जा सकता है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हो सकता है, हम बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो, लेकिन इसमें अगर कोई हो जिस पे अगर आप कहें कि जी राह ने करवा दिया या पाकिस्तान किसी दुश्मन ने करवा दिया, तो वो तो समझ में आती है। लेकिन कोई सियासी जमात सिर्फ इनकी कारकर्दगी को ज़ायल करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कार्रवाई करे जिसमें इतनी जाने। और अभी तक कुछ जो चीजें नजर आ रही हैं, हाँ जी, इनकी कारकर्दगी क्या थी? अगर ये समझते तो ये हैं क्लेम कि कर रहे हैं ना, उनका तो ये क्लेम है ना कि उन्होंने रेलवे को बड़ा बेहतर कर दिया
अच्छा। तो लेकिन मामला ये है कि बेहतर तो किसी ने भी नहीं किया। मुझे लेकिन तो वैसे कुछ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये बोगियां समीना ट्रैक से उतरी ट्रैक हैं। में ही प्रॉब्लम था तो किसने ठीक करना था? 75 साल नहीं में नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि जो वो तकरीबकारी वाला एलिमेंट है इसको इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए, लेकिन एक राय समीना, मेरा exactly सिर्फ एक नहीं सवाल है। जो सब पूछ रहे थे कारकर्दगी क्या थी, मैं जो सबसे पूछना चाहूँगा कि बलोर साहब से लेके माजी करीब की बात कर लें, आप आजम स्वाति साहब की बात कर लें, या साद रफीक साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर रेलवे बने, मुझे तो ये शेख बता साहब भी दें। बीच में बने थे, हाँ, शेख शेख रशीद रशीद साहब तो 2-3 दफ़ा बने हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 75 साल में क्या वज़ीर रेलवे, किसी भी वज़ीर रेलवे ने कोई कारकर्दगी दिखाई भी है कहीं पे रेलवे का? देखिए चौधरी साहब, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं तो बल्कि आज ये बात करी थी कि ये तो अंग्रेज़ों ने सिस्टम एक बना दिया था, तो शायद हमें ये रेलवे दस्तयाब भी है, पता नहीं हमारे ऊपर होता तो ये हम कहाँ पे बैठे होते, ये मिलता भी हमें ट्रैक या नहीं मिलता। लेकिन हाउ डू यू सी, इसको हम सिर्फ एक हादसे के तौर पर देखें जो कहीं पर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हो जाते हैं हादसा, या फिर वाकई कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल इसके रूट कॉज तक जाना चाहिए? देखिए, रूट कॉज बिल्कुल सिंपल है। रूट कॉज ये है कि कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। चाहे मौजूदा वज़ीर साहब हों, और मैं तो उनके हौसले की दाद देता हूँ जो कि इन्होंने ये कहा कि मेरी कारकर्दगी सिंध में किसी सियासी जमात को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको कर दिया है। आपकी ये कारकर्दगी थी क्या? क्या ये जापान की लाइन थी, कोरिया की रेलवे लाइन थी जो कि वर्ल्ड क्लास जो है वो थी कि उसमें कोई ऐसा मामला हो गया? आपने आके जिस तरह से बाकी इदारे जो हैं तबाह हुए 1.5 साल में मज़ीद हुए हैं, आपने मज़ीद किए, मज़ीद का लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बात यह है जी कि रूट कॉज सिंपल है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सियासतदान कोई इदारा नहीं चला सकते। ये बात अब बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है, ये उस काबिल ही नहीं है। और पाकिस्तान रेलवे को, आपको पता है हिस्टोरिकली एक बड़ी अच्छी किताब है, एक रेलवे एंड राज, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो झगड़ा हुआ था वो भी रेलवे के ऊपर हुआ था। बिल्कुल ऐसे। और जब ये ले कर रहे थे लाइंस, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा कि ये हम पैसे कहाँ से लाएंगे, तो फिर वो टर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉइन हुई उस ज़माने में, और फिर ये ट्रैक्स हुए। जिस तरह से वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, जो किताबों के शगर होते हैं उनको वो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और भी बहुत सारी किताबें हैं इसके ऊपर। बात यह है जी कि पाकिस्तान की जो रेल है का जो निज़ाम है, हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे भी बड़े हादसे होते हैं, लेकिन वहाँ का आप रेलवे का निज़ाम पढ़ लें। लालू प्रसाद यादव जैसे एक अनपढ़ आदमी ने बिहार से उठे और उन्होंने उसको पूरी तरह से रिवाइव कर दिया। बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल में उसमें 1.25 करोड़ से ज़्यादा मुलाजमीन हैं इंडियन रेलवे में, और उसको जिस तरह से चलाते हैं, और मेन वो है, वो कोई आइडियल नहीं है, मतलब ये आप कहें कि वो, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में मेट्रो भी चलती है, ऑरेंज लाइन यहाँ पे भी चलती है, खसारे में है, वहाँ पे भी चलती है। उसके बाद बॉम्बे में जो उनका है, लेकिन जो उनका गिवन टेन्योर था उसमें जितना वो बेस्ट पॉसिबल रेवोल्यूशन ला सकता था। बात ये है कि नीयत की बात है। आपकी नीयत ही नहीं है कुछ चीज़ चलाने की। आपने जो फ्रेट ट्रेन हैं वो भी बर्बाद। अगर ये टेक्निकल फॉल्ट लाइन था, अभी तक रेलवे मिनिस्ट्री समेत किसी ने आके हमें ये नहीं बताया है कि मामला क्या। बिल्कुल सही कि और ये ट्रैक से उतरी कर आ जाती हैं। एक दफ़ा चाइना से वो बोगियाँ मंगवाई, वो पता लगा वो ट्रैक छोटा बोगियाँ बड़ी हैं, उनके टायर को सब, यानी एक बेसिक चीज़ थी, मतलब आपने बगैर इसको इंश्योर किया। आंखें बंद जो है वो ऐसे तो नहीं होती। हाँ। आंखें बंद करने के लिए भी कुछ कागज ऊपर लगाए जाते हैं ना। नहीं, लेकिन जो सब आपने एक बड़ी गहरी बात की है कि पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो कोई भी इदारा नहीं चला सकते। हाँ जी, वो नहीं चला सकते। और इसका प्राइवेटाइजेशन ही एक हल है, जो एक मुझे लगता है कि आप इसके मुख्तलिफ जोन करें, उनको प्राइवेटाइज कराएं, और मुख्तलिफ जो रेलवे कंपनी चलाती हैं। मसला ये है, यहाँ पे हमारी कंपनीज भी तो नहीं आती। जब रात को जब मर्जी लगे, किसी साहब का दिल करे, डीपी साहब का, डीसी साहब का, वो रेलवे पसंद ना आए तो रेल ट्रैक बंद करवा दें। यहाँ पे तो ये भी बड़ी मुसीबत है। नहीं, लेकिन जो सब ये देखें, जब यहाँ पे भी कुछ ट्रेनें जो थी वो प्राइवेट की गई थी, ये पाकिस्तान रेलवे नहीं, और वो जो बिजनेस ट्रेन थी या कराची एक्सप्रेस थी या नाइट कोच थी,
आपको याद होगा कि वो जो प्राइवेट मालिकान ने ली थी उन्होंने तो बड़ी उसमें को नफा इमरान बख्श। याकूब खान साहब, एक टाइम होता था जब हम लोग स्कूल में जाते थे, हमारी जो ज़मीनों और जेहलम के बीच में वी यूज टू ट्रैवल ऑन रेलवे। साहिवाल रेलवे स्टेशन से नॉर्मली सफ़र का आगाज़ होता था और वहाँ से जेहलम तक तेज़गाम और ये जो सारी इतना आला वो उनका निज़ाम था, टाइम पे चलती थी, सर्विस मयारी होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आप वहाँ पे जाते थे। मैं लास्ट टाइम रेलवे का जो सफ़र है लेकिन मैंने उस ज़माने में किया जब ज़फ़रुल्लाह जवानी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे, अबाउट 2002 में, आज 21 साल हो गए। आप रेलवे की तरफ जा नहीं सकते, आप रेलवे स्टेशन की तरफ तो जाकर देखिए। सही बात है। आप हम बेहतर होने के बजाय हम पीछे की तरफ सफर कर रहे हैं। बेचारे गरीब लोग सफ़र करते हैं। आज क्या मैं देख रहा था, वो बेचारे खुद ही खींच के बाहर निकाल रहे थे। ये भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है जिसका निशानदेही किया जाए। बेचारी हमारे साथ इस वक्त उसामा गाजी भी मौजूद हैं और उनसे भी मैं इस पर बात करती हूँ। उसामा, ये ट्रेन हादसा एक बड़ा अफसोसनाक आज हुआ है और उस पर हम सब अफसरदा भी हैं, लेकिन हम कुछ बात भी कर रहे हैं कि क्या वजह है कि आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। तो जहाँ ये बात है कि हम अभी कुछ काफ़ी सारी निशानदेही की चीज़ों की, चौधरी साहब ने भी, इमरान साहब ने भी, लेकिन ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमारा रिस्पांस टाइम भी बड़ा ख़तरनाक होता है। इतना स्लो होता है कि उसमें जो नुकसान कम किया जा सकता है उल्टा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रिस्पांस टाइम नहीं होता, इंतज़ामात उस तरह के नहीं होते। तो आप कैसे इस पूरे जो आज का हादसा है उसको कैसे आप देख रहे हैं और आपकी क्या सजेशंस हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? सबीना, बहुत दुख होता है। शायद दुनिया में सबसे बुरी कारकर्दगी रेलवे की पाकिस्तान में होगी। अंग्रेज दौर से चलता आ रहा है, उसके बाद हम इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर सके, इसको जदीद तर्ज पर ला ही नहीं सके, जो था उसको हम मेंटेन भी नहीं कर सके। और ये तो आप यूँ समझे ना कि ये एक बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये एक हकीकत ऐसे मुंह नहीं चुरा सकते कि ये कभी भी कहीं हादसा हो सकता है। हाल ये है कि इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि शायद हमें रेलवे को बंद ही कर देना चाहिए अगर हमने जाने बचानी है तो। कितने यहाँ पर आप देखिए कि हादसा इस तरह से भी होते हैं कि कोई क्रॉसिंग पर जनाब वो कोई फाटक वगैरह पर कोई निजाम ही नहीं है, इतने हमारे वहाँ पर है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ तो ये अब कहते हैं कि रेलवे का निजाम सिर्फ रह गया पेंशन देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो हम जो गरीब लोग हैं जिनके लिए असल में पूरी दुनिया में होता है कि जो सरकार है वो ये आपको ट्रांसपोर्ट फराहम करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें सबसे अच्छा सबसे सस्ता रेलवे होता है। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक हमारा रेलवे है। तो इसको हमें बिल्कुल रीडिजाइन करने की जरूरत है। जो इनकी जमीनें हैं उसका कुछ करें, इसको रिवैम्प करें, इसमें इन्वेस्टमेंट लाकर नए ट्रैक्स बिछाने की जरूरत है। ये सिर्फ नई बोगियां, मुझे तो लगता है उसामा, चूंकि ये गरीब की सवारी है ना, इसीलिए कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं करता है। अगर सबने यहाँ पे ट्रैवल करना हो ना नॉर्मली, तो शायद इसको कोई देखे कि हाँ भाई इसको हम इम्प्रूव करें। नहीं, अच्छा सबीना, एक बिल्कुल ये भी बात नहीं है कि गरीब की। आप देखिए एसी पार्लर में, लोअर एसी में, वहाँ भी अगर आप जाएं स्लीपर में आपको सीट्स नहीं मिलती। लोग आज भी जब फैमिली के साथ सफ़र करते हैं, हाँ जी, जो लोग सफ़र करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं रेलवे को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी सस्ता और गैर महफूज सफ़र। मामला ये है कि मुझे चौधरी साहब से ये बताएं, उसामा साहब आप भी, कि अगर ये सिर्फ इतना हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत हो, वो इतना ही तय कर दें कि एक साल में 100 किलोमीटर भी ट्रैक नया बिछा देते तो आज तक कितने हज़ार किलोमीटर ट्रैक नया हो जाना था। लेकिन यहाँ तो ये है कि पाकिस्तान रेलवे शायद वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान दुनिया का रेलवे है जिसका ट्रैक पहले से कम हुआ है। बिल्कुल ठीक। अगर आप मीलों में देखें तो इसके बजाय कि उसमें इजाफा होता, इसमें कमी हुई है मीलों। बाकी कौन सी जगह पे हमारा इजाफा हुआ है सर? बाकी भी देखते हर जगह माशाल्लाह हमने नीचे ही सिर्फ आबादी में हमारा इजाफा हुआ है। सिर्फ आबादी में इजाफा हुआ है, बाकी चले रोड्स भी बन गए, मोटरवेज बन गई, चीजें होंगी। लेकिन रेलवे में तो देखे ना, हमने ये जरूर किया है कि रेलवे ट्रैक उखाड़ के उनके माइलेज में कमी कर दी है, इजाफा कोई नहीं किया। लेकिन उसामा, एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतने हादसे हुए, इतनी दफ़ा इंक्वायरीज बिठा दी जाती हैं, कमेटियां बना दी जाती हैं, ना तो हमने देखा है कि उनके कोई रिजल्ट्स कभी पब्लिक उस तरह से किए जाते हैं सामने आए, ना कभी हमने जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा देखा, ना किसी को सज़ा होते देखी। और ये सब ऐसे लगता है कि जैसे एक ऐसे खुदा की रजामंदी समझ कर सब भूल भाल जाते हैं। तो आप समझते हैं कि जो ये हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग लापरवाही बरतते रहते हैं? ये सब फैक्टर्स हैं, सब फैक्टर्स हमारे तो अब मशहूर है कि आपने किसी काम को दबाना है ना, उसमें आप कमेटी बना दें, कोई कमीशन बना दें और बस जी वो फिर देखा जाएगा जी गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, वो जी ये हो गया, वो हो गया, वो सारा कुछ था। किसी को कभी अकाउंटेबल नहीं, जहाँ पर आपने मराद लेनी है वहाँ आप ले लेते हैं मराद। लेकिन आज तक मुझे बताएं
रेलवे की जो पता नहीं कितनी लाखों एकड़ जमीन होगी शायद, वो किसने वागुजार करवानी है? कब्जे हो चुके रेलवे की जमीन पर। अगर हम सिर्फ वही बेच दें, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कि अब क्योंकि पहले ही रेलवे खसारे में है और जनाब अरब हार रुपया इनको वैसे ही चाहिए होता है, वो जी अब तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, पेंशन की नहीं है। यही हाल हमारा PIA का है, यही हमारा स्टील मिल का है। तो जितने हमारे ये इदारे हैं इनके बारे में कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा कि किसी कोई और हाल देख रहे हैं। हमने इस तरह लोगों को मरने के लिए छोड़ देना है कि जी वो अगली गवर्नमेंट आएगी, हमें अब 5 साल का मिलेगा तब हम करेंगे। इसमें हम सब गवर्नमेंट जो है कसूरवार है। ये नहीं हो सकता कि जी ये गवर्नमेंट है। बिल्कुल, वो मुझे एक शेर याद आ रहा है उसामा के, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो कोई ना कोई इसकी वजह तो है ना, ऐसे तो नहीं है कि हम इसको बस यूं छोड़ दें कि जी ये लिखा हुआ था और हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बिल्कुल ताज़ियत का इजहार करते हैं हम तमाम उन फैमिली से जिनके प्यारे जाबाक हुए हैं। अब आगे ज़रा बढ़ते हैं जी टॉपिक्स की तरफ। और चूँकि पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी पाकिस्तान में इस वक्त सी है और इसमें भी बहुत सारे रोज़ नित नए ड्रामे भी चलते रहते हैं हमारे यहाँ, तो उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो चौधरी साहब, हम देख रहे हैं अभी तक जो PTI चेयरमैन के वकला हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने साइन करवाने हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपील फाइल करने के लिए, लेकिन उनको रसाई नहीं मिल रही। और फिर एक और बात बड़ी डिस्कशन में आ रही है कि क्यों उनको इस वक्त C क्लास में रखा गया है, जबकि वो डिजर्व करते हैं कि उनको B क्लास मिले। B क्लास दे दी गई है। B क्लास अभी खबर अटक में तो है ही नहीं है, कह रहे हैं अटक जेल में तो है ही नहीं। नहीं, अभी ट्रांसफर कर दिया उन्हें। अभी खबर चल रही थी कि उन्हें B क्लास दे दी। चले we'll see कि इसमें क्या है। लेकिन चौधरी साहब, इन दोनों बातों पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो जेल प्रिजन रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वकला और जो भी कोई भी कॉन्विक्ट भी हो, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ज़ाहिर वो तो स्पेशल प्रिजनर्स होंगे, उनको B क्लास देनी चाहिए थी, पहले ही से दे देनी चाहिए थी। उसमें इतना इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेट्स सपोज अगर उन्होंने दे दी है तो अच्छा किया है। मेरी बात इंतज़ार नईम हैदर से हुई है। आते हुए मैंने उनसे पूछा कि आपको जो उनके वकील हैं हमारे, वो उनके वकील जो हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैट्रेस दिया गया था और कुर्सी दी गई थी और कुछ शायद उनकी जो मामलात थे। लेकिन जो B क्लास होती है, बेसिकली B क्लास में क्या होता है कि वो आपको एक तो अखबार भी मिल जाता है, अटैच बाथ मिल जाता है, पलंग मिल जाता है, जरदारी साहब की तरह या वो हॉस्पिटल में हो जाए। बेस्ट काम तो था जैसे शहबाज शरीफ साहब का जो ख़ुद का घर था, सब जेल रहा 3 साल, वो कभी जेल में नहीं रहे, वो डिक्लेयर कर दिया जाता, वहाँ पे रख लिया जाता। तो कोई ऐसे कोई मर्डर के केस में या किसी दहशतगर्दी के केस में तो है नहीं अंदर वो। तो जो भी उनका मामला हुआ है तो ये उनको बस ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी प्रिविलेज भी है। और इसके अलावा जो कानून के मुताबिक उनको जो जो चीज़ उनकी प्रिविलेज है वो फ़ौरन देनी चाहिए। ये तासुर बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि आगे जो फैसला जिस तरह से ये किया गया है उस पर भी बहुत एतराज़ है। और उसके बाद अगर जेल में मैल ट्रीटमेंट होगा तो इट विल बी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। एंड आई होप आई एक्सपेक्ट, अगर आप इमरान साहब ने भी हमें बताया है कि जो पंजाब का महकमा दाखिला है उन्होंने अगर B क्लास दी है तो वैसे अटक में B क्लास फैसिलिटीज नहीं है एज पर माय इंफॉर्मेशन। साहब हमने कल भी ये बात की थी, लेकिन अभी जब प्रोग्राम हम आ रहे थे तो टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि चेयरमैन PTI को B क्लास दे दी गई है। अब हो सकता है उन्होंने सी में ही वो कमरा कुछ एडजस्टमेंट कर दी, मॉडिफिकेशन। नहीं, असल इशू ये है कि उन्होंने कोई अपग्रेड कर दिया होगा, कोई चीजें देख ली होंगी, ना, फिर उसको कोई मॉडिफाई कर दिया। फिर उनकी सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए। देखिए हाई वैल्यू वो टारगेट तो है ही, कोई थर्ड पार्टी भी जो है वो देखे ना, ये भी हम इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते। कोई भी इस सारे माहौल का पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं, वो फ़ायदा उठा लें, ठीक है, तो वो उसका भी मुसीबत बनेगी। सो ये इंश्योर करना ज़रूर चाहिए कि जो उसामा, आपको क्या लगता है? ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन उसामा आपको क्या लगता है कि ये होगा? आपको ऐसा आता नज़र आ रहा है कि आपको कि भाई वो उन्हें कोई थोड़ी सी बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी या फिर अभी सख्त दिन चलेंगे चेयरमैन PTI के? ये तो तस्मीन ऐसे ही है कि यहाँ मीडिया में बात होगी, कोई प्रेशर इस तरह से डेवलप हो तो शायद कर दें। लेकिन पहली बात यह है कि नीयत नज़र आती है, स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं
कि जी आपने करना क्या है, कि अटक में उनको भेजने का मकसद क्या था, कि आपको पता है कि वहां पर कोई इस तरह का कोई बी क्लास का सिस्टम नहीं है, तो फिर जानबूझकर क्यों उनको वहां पर ले जाया गया। इससे पहले आप वज़ीर दाखिला की या जितनी भी स्टेटमेंट्स आप देख लेंगे हुकूमत की, वो ये थी कि इसको इस केस में हम सराहत दिलाएंगे, इसको मस्त जेल में भेजेंगे, इसको फलां जगह भेजेंगे, फलां जगह भेजेंगे, इसकी चीखें निकलवाएंगे। तो ये जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, गवर्नमेंट आपको बता रही है कि इसको हमने छोड़ना नहीं है, हमने को बदला लेने हैं, तो स्टेटमेंट से भी बड़ी चीजें जाहिर होती हैं। और फिर आप ये नहीं सिर्फ उसके बाद कह सकते कि जी वो ये तो जनाब एक कानूनी तौर पर सजा होगी, जब आप खुद बता रहे हैं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, महीनों नहीं होता, और एक सेशन जज अभी दस्तखत भी नहीं करता, अभी फैसला भी नहीं लिखवाता पूरा, और उससे पहले 10 मिनट में जनाब वो पुलिस जो है उस पर अमल भी कर देती है, व्हाट्सएप पर अमल दरामद हो रहे होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि किया क्या गया। तो फिर उसके बाद आप वकुला भी नहीं मिल रहे, कोई आपको एक इंडिपेंडेंट कोई आदमी मिलेगा, तो ये तो कहाँ से हमें पता लग रहा है कि जी ये फैसिलिटी दे दी गई है। जाहिर है कि वहां पर जो ऑफिसर्स होंगे या जेल के जो काम होंगे वो बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही होगी। अभी तक उनके वकुला को तो मिलने नहीं दिया गया। जब तक उनके वकुला आकर नहीं बताते या इस तरह की चीज नहीं आती, तो तब तक वाज़ेह तौर पर कहना मुश्किल है कि किस तरह की उनको सहूलत दी गई है, नहीं दी गई। और मुझे लगता है गवर्नमेंट पर एक जरूर प्रेशर होगा कि आखिर कब तक उनको इस तरह से रखेंगे। 9 अगस्त को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया, वो भी एक कत्ल का मुकदमा है कोयटा में, जो तो वहाँ अपीयर करना पड़ेगा उन्हें, तो वो बता सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट। शायद हाँ जी वो सामने आए और फिर पता लगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन मुझे इसमें अफसोस के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है, और ये हमारा एक खासा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसने जेल जरूर जाना है। ये हमारी पूरी एक तारीख है, और पता नहीं अब आगे किसने वज़ीर आज़म बनना है, इसका मतलब है वो भी जाएगा। तो ये तो एक अब हमारे समझे कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए लाजमी है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तब उसने जेल की वाक़ खानी है। हर आने वाली हुकूमत ने पिछले को सबक सिखाने की कोशिश करनी है, और इसी में हम इतनी एनर्जी सर्व कर देती है गवर्नमेंट। अच्छा हमने क्या करना है, ये किया था। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि खुद चेयरमैन पीटीआई भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी इसी तरह की उनकी वो स्टेटमेंट बड़ी मशहूर थी, और कल से तो पीएमएलएन काफी वायरल भी कर रही है कि तुम्हारा एसी उतरवाऊंगा मैं जाके। तो वो उनकी तरफ से भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई, जो उस वक्त भी लोगों ने बड़ी कंडेम की थी कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए कि जी आप जैसे मुंतकिमुल मिजाज है। लेकिन एनी हाउ जी, ये अब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का हिस्सा हैं। लेकिन उसामा, अब ये भी बात की जा रही है कि शायद उनसे उनकी जो पार्टी चेयरमैनशिप है वो भी वापस ले ली जाए, क्योंकि आप अगर कन्विक्टेड हैं तो एज़ पर लॉ आप नहीं उसको रखते। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली फिर बिल्कुल ही वाइप आउट कर देंगी पीटीआई को अगले इलेक्शन से? अगले जो इलेक्शन है उसमें मुझे तो ये स्ट्रेटजी नजर आती है, जिस इदारे का जो काम सौंपा गया, जो कर सकेगा। जिस तरह आप देखिए एक फैसला आता है, जो पुलिस का काम है उसने कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन आप देखिए उसकी फुर्तियां भी नजर आएंगी, तो इसमें तो कोई चंबे की बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ा सादा सा, बड़ा सीधा सा है कि हम पीछे देखते हैं तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क से बाहर गई, जब दोबारा आई पीपल्स पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हुई, शायद 38 में से 2 लोग उनके साथ रह गए थे जो उनकी सेंट्रल पार्टी में थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे 2 मरतबा उनके साथ ये चुका है। 99 में हमने देखा कि क्या हुआ। तो उसके बाद उनका रिवाइवल फिर हम देखते हैं, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो आते हैं। तो इनका ये जरूर हो सकता है कि शायद टाइम कम हो जाए, यानी उनको 5-5, 10-10 साल लगे उन पार्टीज को, अवामी नेशनल पार्टी को, जमात इस्लामी को रिकवर करने में, उस दौर में जब उन पर पाबंदियां लगी। तो ये जरा मुझे लगता है कि क्योंकि निस्बतन नौजवान इनके साथ ज्यादा हैं। अभी आप इलेक्शन रिजल्ट देख लें, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहसील लेवल के इलेक्शन आए हैं, दोनों का रिजल्ट देख लें, यानी जहां तहरीक इंसाफ दूर दूर तक नहीं थी, 4थे नंबर पर थी, वहां पर वो मथुरा में वो पहले नंबर पर आ गई है। तो ये सब कुछ होगा, बैन भी हो सकता है, अभी पकड़ दकड़ में मजीद नजर आ सकती है, अभी भी हमने देखी है। लेकिन इस चीज को इनको कंसिडर तो करना पड़ेगा अगर पब्लिक सपोर्ट है। लेकिन चौधरी साहब, यही सवाल आपके पास कि आप समझते हैं कि इस डिसीजन के आने के बाद चेयरमैनशिप भी खतरे में आ गई है चेयरमैन पीटीआई? नहीं, वो तो देखिए नहीं रह सकेंगे। वो जुल्फिकार भुट्टो केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो है नवाज शरीफ साहब को आफ्टर कन्विक्शन जो है वो ही कहा गया था, और उनके आइन में, पीएमएल नवाज के आइन में वैसे खुद भी लिखा हुआ था कि वो नहीं रह सकते। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। सो कन्विक्शन के बाद अगर उन्हें कन्विक्शन उनकी सेटिस्फाइड नहीं होती हो जाए तो फिर तो वो हो सकेगी, फिर तो वो पनिशमेंट कंसिडर नहीं ना होगी। सेंटेंस जो अगर सस्पेंड होगी तो जब तक वो सस्पेंड है तो वो कन्विक्ट ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या फिर किसी को इसको जाके रेफर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन में कि जी देखें जी ये अब हो गया तो लिहाजा एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो दी जाती है, पोस्ट अरेस्ट बेल की तरह एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कर दी जाती है। लेकिन 5 साल से क्योंकि नीचे है एज ए राइट मिल जाती है, तो वो नॉर्मली तो की जाती है। अब अगर इस केस में नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में हाईकोर्ट को
वो कर देगी, वो एज ए मैटर ऑफ राइट भी कर देगी। लेकिन उसके अलावा फिर बहुत सारे और केसेस हैं ना जहाँ पे फिर हुकूमत जो है वो इसको करेगी अपना, उसको यूज़ करके, तो वो कहते हैं दे में प्ले अ बॉल, कि वो किसी और जगह से उनको तंग करने के लिए या किसी और जगह से करने के लिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये अल्टीमेटली तो बेनिफिट ही करती है पार्टीज़ को, लीडर्स को, जिनके साथ हुई है। जो तारीख ने तो यही बताया कि वो बाहर आए, तो फिर उनको इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या हुकूमत ज़्यादा देर इस तरह से कर सकती है कि उनको रिटेन रखे और ना उन्हें पब्लिकली जाके कैंपेन करने दे इलेक्शंस के लिए? वैसे तो भी इलेक्शंस का भी एक अलग हमारा सेगमेंट है, होने भी मामला ये है कि देखिए, इस तरह के मामला से मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी को मेरिट पे भी कुछ सज़ा देते हैं तो उसकी भी वैल्यू उस तरह से नहीं रहती, लोग उसको भी शक की निगाह से देखते हैं। देखिए, आज अगर हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो उसकी वजह से साथ बातें क्या हो रही हैं कि जी उनके वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। भाई, अगर देखा जाए एक आदमी को मेरिट पे सज़ा हुई और वाकई वो जुर्मदार हो, तो आज छुट्टी वाले दिन क्या ज़रूरत है जी, क्यों उसको इजाज़त दी जाए? छुट्टी के बाद, आज छुट्टी थी, मंडे को उसके वकील जाके मिल लें, कुछ स्पेशल केस। फिर दूसरी बात ये, वो तो कल भी गए थे रात। नहीं, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, रात को भी जेल में मुझे आप ये बताएं कि आप, मैं या फैसल चौधरी साहब या उसामा गाजी साहब किसी से मिलने जाएं तो मैं दिन में मुझे ज़रा मुलाकात करके बताएं, आप रात की बात करते हैं। यहाँ हज़ारों लोग जेलों में हैं, क्या उनके वकला को इजाज़त मिलती है? देखिए साहब, मुलाकात करने में जब कानून इजाज़त देता है तो इतनी मुश्किल क्या है? नहीं सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं या उसका शिकार करते हैं तो हर छुट्टी वाले दिन अगर वकील मिल लेते, हाँ जी, तो फिर बेहतर होता, नहीं तो सिचुएशन बयान करते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और एक वकालतनामा साइन करना, सब बिल्कुल मिल लेते तो फिर सबको क्यों नहीं इजाजत आप देते? ये सब वकला जेलों में बड़ी बड़ी डीलें हो गई हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? समीना, वो भी गलत है। मैं यही कह रहा हूँ कि या तो फिर सबके लिए कानून एक सा हो ना। एक कैदी को आप इजाजत नहीं देते, वो बेचारा वकील से मिल नहीं सकता, और एक कैदी को कि नहीं, कौन वकील? हर कैदी मिलता है वकील से सर, फौरी जो सब फौरी मिल जाता है। ठीक है, जो फौरी मिलता है। मेरे इसमें सिर्फ ये खास कैदी होते हैं जिनको नहीं मिलने दिया जाता, और खास ही होते हैं ये नहीं, मैं केस के तनाजुर में नहीं, खास कैदी जो है ना, ये उन्हीं को बताते हैं कि नहीं, तू नहीं मिलना, तो आपका ये भी नहीं है। मतलब मिलना जुलना में क्या होता है, नॉर्मली आप करा दें, और स्पेशली और लॉयर से तो आप मिला ही देते हैं। लॉयर का तो वैसे भी लीगल टीम का और फैमिली का जो है वो राइट होता है। बिल्कुल राइट होता है सर, लेकिन छुट्टी वाले दिन किसी का कोई राइट नहीं होता। छुट्टी वाले दिन क्यों नहीं होता? अगर बीमार हो गया तो नहीं, बीमार या कोई और बात सर, इमरजेंसी हो रहा है, लेकिन मुझे आप नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर आपने, मुझे एक बात बताएं, मैं जनरल बात आप, छुट्टी वाले दिन अदालत भी तो लगती है, छुट्टी वाले दिन रात को भी अदालत लगती है, वो भी इशराफिया के लिए लगती है। फिर यही हम बात कर रहे हैं ना, मैं यही तो हम बात कर रहे हैं। आप बात समझ नहीं रही, ये भी इशराफिया इनको मिलने दे रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इशराफिया के लिए ही हम मुतालबे ये सारे करते हैं। आम आदमी को नाम मिलता है ना, आम आदमी के लिए वो यही तो कह रहे हैं, आम आदमी को मिलने देते हैं, नहीं मिलने देते। मैं आपको सारे 20 ऐसी मिसालें दे सकता हूँ, नहीं मिलने देते। अब यहाँ साथ आधे किलोमीटर पे जेल है, चले हम तीनों प्रोग्राम के बाद चले जाते हैं, मुझे किसी एक से मिल मैं नहीं जाना। चौधरी साहब ने डरे कि दो तीन बिठा लें। मामला सिर्फ ये है समीना कि इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो कौमी हीरो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर कोई मकबूल सियासी रहनुमा है तो उसको लाइसेंस टू किल मिल गया, वो जो मर्जी करता फिर सर, मैं तो एक बात कर रहा हूँ ना। अब अगर सजा मिली है गलत, 100% मान लेते हैं फैसला गलत हुआ है, तो कानूनी प्रोसीजर जो है उसका सामना करें। तो वो प्रोसीजर सर ये है ना, उसका प्रोसीजर मैं वही अर्ज करूँ ना, प्रोसीजर ये है कि अब उन्होंने उसके खिलाफ करनी है अपील। बिल्कुल ठीक है। अपील के लिए जो वकालतनामे इस वक्त वो क्योंकि बिहाइंड द बार्स, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो गया, उस पे एग्जीक्यूशन होगी, वो इज बीन हैंडेड ओवर, कस्टडी उनकी हैंड ओवर हो गई है जेल हुकाम के। अच्छा, आप चले मिलना ना देते, आपकी इस बात पे भी कर लेते छुट्टी वाला दिन था, वकालतनामे दस्तखत करवा के वकीलों को फैसिलिटेट करके, ताकि वो जाके अपनी अपील फाइल कर सकें।
उस पर कोई कदर नहीं होती। बिल्कुल वो ये होता है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो कैदियों से ले जाए जाके, क्योंकि उनकी कस्टडी उनके पास होती है, वो वहाँ पे साइन होते हैं उनके, उन पे ऊपर मोहर रखती है और वो मोहर से जो है वो वकालतनामा जाता है। और ये वकालतनामा जो है नॉर्मली क्या होता है कि वकालतनामे पे साइन कर दिए जाते हैं, बाकी तफसील बाद में भरी जाती है। बिल्कुल यहाँ पे स्पेसिफिकली हाँ ये वकला जो करते हैं हम लोग भी कि फिर वो सारी चीज़ें डिटेल दे के वो जाती हैं, तो उसका जो हर केस का जो वकालतनामा है वो जाता है। और जो बंदा बिहाइंड द बार्स हो उसके लिए ज़रा अपील शपील का जो प्रोसेस है वो मुश्किल होता है, उसको फैसिलिटेट प्रिजन रूल्स के तहत भी किया जा सकता है, लॉ के तहत। ठीक है, अगर वो कर दिया जाता तो वो ठीक हो गया। चलिए जी, ये तो काफी तफसीली प्रोसीजर बता दिया। अब इससे आगे निकलते ना सर, फंस गए। फिलहाल दीजिए मुकला को, छोड़ें आखिरी बात सुन लें। यहाँ तो ये होता है कि मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ सर जी, फिर लंबी कहानी पड़ जाएगी ना, टाइम निकल जाएगा, आगे चलते हैं ना। सबीना एक फिक्र है, जो चोई साहब बात कर रहे हैं ना, प्रोसीजर की बातें सिर्फ किताबों में होती हैं। यहाँ मैं आपको वाकया सुना देता हूँ कि एक कैदी था अडियाला जेल का, उस सुप्रीडेंट का मैं नाम नहीं लूँगा, तो जो स्टैंप लगी हुई थी वो जहाँ पे लिखा होता है अदालत का वो लेफ्ट साइड पे था और स्टैंप राइट साइड पे लगी हुई थी। उन्होंने वापस कर दिया, तो उन्होंने कहा जाओ स्टैंप सही करा के लाओ, ये राइट पे क्यों है, लेफ्ट पे होनी चाहिए। ये बड़ा अब जेलों की दुनिया ऐसे उसमें हाँ तो जी। चलिए जी, उसामा, हम चूंकि बात कर रहे हैं ओवरऑल, इस डिस्कशन का रुख किसी और तरफ चला गया, लेकिन हाउ डू यू सी इट? क्या लंबे अरसे के लिए आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई अंदर हैं, और जब तक वो अंदर हैं कौन पार्टी को देखेगा मामला? क्या शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे? क्योंकि अभी तक तो जो ये खबरें आ रही हैं कुछ सहाफ़ियों के थ्रू कि जी खुद ही फैसले करेंगे, किसी को भी उन्होंने अपनी जगह नामजद नहीं किया हुआ है, तो आप क्या इस पर देख रहे हैं? ये जिस तरह हमने माजी में देखा है मियां नवाज शरीफ साहब को, आज आप देख रहे हैं मेन फैसले उनके हाथ में है, उसी तरह ये होगा। या जरदारी साहब को आप देख लीजिए, हत्ता कि अब बहुत चीजें बिलावल साहब देखें, लेकिन मेन आप देखेंगे जो मेन सिटिंग्स होंगी या फाइनल डिसीजन होंगे वो जरदारी साहब लेते हैं। तो हमारे यहाँ पार्टीज का यही है कि जो लीड कर रहा होता है, क्योंकि वो शख्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, पार्टीज हमारे यहाँ पनप ही नहीं पाती, वो यही मसला है कि वो इस तरह से बड़े जो जितना पॉपुलर हो जाता है वो उतना ही माइनस हो जाता है। तो उसमें तो यही है कि इसमें चेयरमैन खुद ही देख रहे होंगे, अगर चेयरमैन ना भी रहे तो कायद ताहयात कायद वो भी बन जाएंगे, कुछ इस किस्म का कुछ आ जाएगा, ना भी कुछ डेजिग्नेशन हो तो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकेगा। और वैसे भी आप देखिए कि उमर यूब साहब हैं तो वो तो बाहर हैं, सेक्रेटरी साहब, तो अब पार्टी तो अभी बिल्कुल इधर उधर है। उस वक्त तक शाह महमूद कुरैशी साहब संभाल जरूर लेंगे जो भी चीजें होंगी, लेकिन उनकी फॉलोइंग उस तरह से तो हो ही नहीं सकती जिस तरह से अभी तरीके साहब के चेयरमैन किया। दूसरा, अब ये डिपेंड करता है, जितने भी कानूनी माहिरीन है वो तो 90% तो यही कहते हैं कि जी ये केस बड़ी आसानी से उड़ सकता है, इसमें बहुत से नकाइस हैं, जिस तरह हक़ दिफा ना मिलना, या जो उन्होंने शुरू में 2-3 लाइन्स लिखनी है कि जी जो मेरे पहले फैसले थे काबिल समात होने के, उन्हीं की बुनियाद पर मैं इसको भी रिजेक्ट करता हूँ। तो वो पहले फैसले ऊपर जाकर हाईकोर्ट ने वापस किए थे, तो आप उसी की बुनियाद पर कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सी चीज पे सलमान करजार साहब ने बड़ी डिटेल में सारा बताया है कि 30 जून को इल्जाम है कि आपने टेक्निकली थ्रेड भी लिखा है इसके ऊपर, बिल्कुल। मगर अब बात यह है कि इसकी अपील तो जानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, उन पर तहरीक इंसाफ के वकला पहले ही खदशात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही इनकी दरखास्तें बड़े ऐसा पेंडिंग रखी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो वैसे तो वकला कहते हैं कि आमतौर पर अगर ये केस इस तरह से हो तो शायद 1.5-2 माह में एक जमानत उनकी हो जाती है, 3 साल की है। तो ये तो फैसल साहब के होते हुए तो मुझे वैसे ही शर्म आ रही है कोई कानून पर बात करते हैं। तो मैं जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, जो स्टेटमेंट्स देखी हैं, वो यही बताती हैं। बाकी इस केस में तो ऐसा राइट जो है सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि इसके ये केस तो ये कोई फैसला भी सस्टेन नहीं कर सकता लीगली, प्योर लीगल बेसिस के ऊपर। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट जो है वो जो दूसरे केसेस हैं, ये जो 200 केस है ना उनके ऊपर बनाया हुआ, किसी और केस में उनके ऊपर वो किसी और केस में कर लेंगे। यहाँ पे तो लेकिन गवर्नमेंट तो खुद जा रही है, वो कैसे कर लेगी ये भी तो देखना होगा। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट तो जा रही है ना 2-3 दिनों बाद। नहीं, वो कुछ पार्टियां जा रही हैं, गवर्नमेंट तो इधर ही है। इस बात के ऊपर मैं सिर्फ एक ब्रेक ही ले लेती हूं। वैसे भी समीना एक और बात है, सब ये भी देखें ना कि जो इंटरम बेल्स हैं चेयरमैन पीटीआई की, जब इसके दौरान वो सारी डिसमिस होंगी तो वो सब एक लंबा प्रोसेस है। ठीक हो गया। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे ऑफ सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी। उसको दोबारा से सेनेट में रख दिया गया है कुछ तरमीम करके,
क्या अब वो बिल्कुल एक बेज़रर कानून है या अभी भी उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें बाकी हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के हवाले से पहले भी खबर आई और अभी हम पहली बच्ची रिजवाना का ही मामला डिस्कस करके फारिग नहीं हुए कि अभी एक और इसी तरह का वाक़या देखा जा रहा है। और ये इस दफ़ा अफसोसनाक बात ये भी है कि इसमें खुद एक पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, इस पर तफसीली आके बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई और इसकी कुछ शिकों पर बड़ा एतराज़ भी उठाया। इवन हुकूमती मेंबर्स ने बड़ा एतराज़ उठाया, इत्तेहादियों ने एतराज़ उठाया और फिर चेयरमैन सेनेट ने उसको वापस भी भेज दिया था कायमा कमेटी में कि उनका जायज़ा लिया जाए। अब एक शिक जो है वो वापस ले ली गई है जो कि बग़ैर वारंट जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनको कहीं पर भी छापा मारने की इजाज़त भी देती थी और ताकत के इस्तेमाल की भी इजाज़त देती थी। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि उसको पास भी कर लिया गया है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्या वाहिद मुतनाज़ शिक थी और इन तमाम तर कानून साजियों का जो इतनी तूफ़ानी रफ्तार से की गई हैं जाते जाते हुकूमत की तरफ से, क्या मकसद है, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। चौधरी साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक वाहिद शिक थी जो कि चेंज होना ज़रूरी थी और बाकी सब ठीक है? सबसे पहले तो ये बिल थ्रू हो गया है, उसमें 3 अमेंडमेंट्स की गई हैं। एक इसके अलावा जो है एक अमेंडमेंट थी जिसमें उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में जो एमिनेशन और अदर सर्विसेज का जिक्र किया था जिसमें जो दूसरी दफाई सर्विसेज भी शामिल हो जाती थी, तो उसको अमेंड कर दिया गया है। और तीसरा जो है इन कैमरा जो इजलास है उसको भी शामिल कर दिया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। यानी अब उसको भी बाहर जो है आप किसी भी प्रोसीडिंग्स को अगर आप इन कैमरा डिक्लेयर करेंगे तो वो फिर आप शेयर नहीं कर सकेंगे और जो अगर कोई शेयर करेगा उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स जो है वो लागू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो वारंट के बगैर आप एक की गई है शिक वापस, ये बहुत एक ज़रूरी भी था। और इस तरीके से एक और जो है अमेंडमेंट है वो ये है कि जो एनिमी जो एजेंट के साथ पहले एक जो लाई गई थी कि इवन इफ़ यू अनइंटेंशनली भी आप मिलेंगे तो आपके ऊपर वो लागू किया जा सकता, तो उन्होंने नोइंगली का फिर लफ्ज़ उसके साथ ऑल्टर किया है। यानी जो जुर्म होता है उसके 2 हिस्से होते हैं टेक्निकली, एक मेंजरिया होता है यानी नीयत और एक्टस रियस जो कि उस पर अमली तौर पे, तो जो एक्ट जो मेंजरिया था वो इसमें डाला गया है, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में जो भी चीज़ें आई हैं, एक प्रिंसिपली बात जो है मैं मतलब मेरी जो कन्विक्शन है इस मामले में, अब दुनिया बड़ी ओपन हो गई है। अब दुनिया में ये सीक्रेट्स नहीं रखे जाते। ये जो लॉज हैं हमारे, ये वही अंग्रेज़ दौर के लॉ हैं और उसमें जिद्दत जो है वो पैदा करने की ज़रूरत थी। लेकिन जिद्दत में ये किया गया है कि वो जो एक्सेस है उसको ब्लॉक करने की तरफ ही गए हम लोग उसको हमने फ्री नहीं किया है। या बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, लोग तो खुल रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है नैरो की तरफ वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उसामा, आपको क्या मकसद क्या नज़र आ रहा है? ये जो बड़ी तेज़ रफ्तारी से कुछ बिल्स पास किए गए हैं और लोग उस पर बड़ा क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक भी बिल्स थे, फिर इसमें ये वाला बिल भी था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, और भी 2-3 जो थे जिसमें निगरान सेटअप को एम्पावर करने वाला बिल भी था। आपको क्या नज़र आ रहा है, मकसद क्या है इनके पीछे? उसामा से शायद राब्ता नहीं है, लेकिन इमरान साहब यही सवाल आपकी तरफ। समीना, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इतनी उजलत में, इतनी जल्दी में ये इतने अहम कवानीन पास करने की ज़रूरत ही क्या है? इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? और ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में आपका कोरम भी पूरा ना हो, आपके अपोजिशन भी उस तरह से ना हो और बिल्कुल हुकूमत जाने वाली हो 2-3 दिन के बाद और एकदम से आप इस तरह के सारे बिल लें और फिर वो पास करवाते फिरें, तो मुझे ये बताएं, ये पहली तो आपकी मेलाफाइडी जो है इसमें नज़र आती है कि ऐसा क्या है, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि इतनी जल्दी में और इस तरह से पूरे सरार तरीके से ये जो करवाया जाए, इसमें दाल काले में कुछ काला क्या है? बाद में पता चले पूरी दाल ही काली है, लेकिन
लोग शक ज़रूर करते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं, जिस तरह से आपने कहा, चौधरी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में अब जो दौर है और जिस तरह के गैजेट्स हैं, लोग अब इन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते। आप एक तरफ तो हमेशा से ये कहते हैं कि जी कोई भी हुकूमत आए, आप देखें पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, वो सारी हुकूमतें इस हुकूमत में इकट्ठी हैं। नहीं देखो वो जितने पीटीआई के अलावा सभी हैं। नहीं, पीटीआई के भी 20 लोटे हाँ हैं। देखिए मामला ये, आप जिसकी भी हुकूमत देख लें, जब वो हुकूमत में होती है वो पार्टी वाले, तो वो कहते हैं कि बड़ी ज्यादती है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन खुद जिस तरह हुकूमत से में आके फिर वही बातें नजर आती हैं। ये कहते थे नैब नियाजी गठजोड़, यही कहते थे ना पीडीएम वाले। उसके बाद जब खुद आए हैं तो इन्होंने खुद उस तरह से कवानीन में तरमीम करना शुरू कर दी, बहुत भयानक तरमीम की। उसी तरह से पीटीआई वाले जिनको बुरा कहते थे, उन्होंने जब मौका मिला उन्होंने कर दिया। यानी ये सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा देखने के लिए, सियासी उसको अपने मकासद को पूरा करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये मकसद यही तो अवाम की इस खिदमत वक्त समझ में ये नहीं आ रहा कि जब एक गवर्नमेंट जा रही है तो अब इनके कौन से सियासी मकासद इससे पूरे होंगे, इससे कैसे वो फायदा उठा सकते हैं जबकि वो जा रहे हैं। लेकिन उसामा से मैं यही सवाल करूंगी कि उसामा, मकासद क्या है इतनी तेजी से ये कानून साजियां करने के, वो भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कानून साजियां हैं, प्लस आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये तमाम हुकूमती जमातें इसका बोझ उठाएंगी और या फिर किसी और पर ही मुंतकिल कर रही होंगी कि हमने नहीं किया? इन जमातों को शायद ये यकीन हो चुका है कि हम अब अवाम के जरिए तो आ नहीं सकते, तो लिहाजा अब हमें जो भी करना पड़ता है कर जाएं, ताकि अगली दफा की गारंटी सिर्फ यही है कि जिसको फैसल साहब जिस तरह कह रहे थे ना, गवर्नमेंट ही तो रहेगी, पार्टियां इधर उधर हो जाएंगी। तो हमने उनकी सब बातें मान लेनी है, जिस तरह भी है उसमें अवाम कंसिडरेशन में ही नहीं है। इसीलिए तो आप देख लीजिए जितनी भी कानून साजी हुई है, मुझे कोई एक आप बता दें कोई अवाम के लिए हुई हो। यानी इसमें मैं यूनिवर्सिटियों का जिक्र कर देता हूँ कि जी फलाने एमएनए ने इतनी यूनिवर्सिटियां करवा दी, जी फलाने इतनी यूनिवर्सिटियां करवा दी, वो पैसे छापने के लिए कि हम जा रहे हैं। तो लड़ाई इस बात पे हो रही है जी इलेक्शन हमें क्यों नहीं दिया, और ये खदशा है कि हम अवाम में जाएंगे तो पता नहीं क्या हालात हो, इसलिए हमें असले के इलेक्शन दिए जाएंगे। ये तो हाल है इनका। तो इन्होंने जो 16 महीने में किया है पाकिस्तान के साथ, कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जैसे भी गलत फैसले, खाली भुट्टो का आप देख लीजिए, उससे बड़ा गलत फैसला क्या होगा? एक तारीख है हमारे यहाँ गलत फैसलों की, या प्राइम मिनिस्टर्स को सजा देना, बहुत से लोग कंट्रोवर्शियल है, मगर उन पर अमल हुआ, क्योंकि उसके बगैर रियासत और सोसाइटी वर्क नहीं कर सकती कि हम बैठकर फैसला करने लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला सही है कौन सा गलत है। तो फिर तो एक माशरे में इंतशार होगा, मैं ये नहीं मानता वो नहीं मानता, और हम हर कोई अपनी अदालत लगाने के पास जितनी ताकत है। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना, रद्दी को टुकड़ी में डाल दिया। इंसानी हुकूक तो बहुत पीछे रह गए। आप देख लीजिए जिस तरह हमने यहाँ पर छापे पड़ते देखे हैं, जिस तरह लोगों को लापता होते देखा है। इमरान रियाज कहाँ है? किसी को पता ही नहीं। जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ, जिस तरह मुकदमे बनाए गए, यहाँ साफियों को जिन्होंने कर दिया, इसमें सभी हिस्सेदार हैं जो भी हुकूमत आती है। लेकिन ये तो एक और ही लेवल पर चले गए। ये तो अब कुछ सीनियर लोगों ने आवाज उठाई, कुछ किया, कुछ बुकला नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल आखिरकार, बड़ी मेहरबानी है, आखिरकार वो जाके पहले तो बहुत चीजों में बड़ा साथ दे रही थी गवर्नमेंट का, तो उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आई, तो मुझे लगता है उसका कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत कोई एक आधी कोई शिक्के विक्के चेंज करके कुछ कोशिश की है उन्होंने कि सबको सेटिस्फाई करें। लेकिन ये बिल्कुल आप सही बात करें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अनकॉन्ट्रोवर्शियल, जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और इसको नहीं कोई भी लगता है कि डिफेंड कर पाए शायद इन पार्टीज़ में से। उसामा, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। फीडबैक प्रोग्राम का ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।